रोज सवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा मिश्रा और आज मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी। ये समाज सेवी हैं और शहर दक्षिणी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के दावेदार भी हैं। आइए इनसे राजनीतिक चर्चा करते हैं। दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रज्ञा मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। आप हमारा यहाँ पे इंटरव्यू लेने आए, इसके लिए आपको धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आज व्यापारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर मुख्य समस्याएं हैं क्या? देखिए, व्यापारियों की समस्या तो जब नोटबंदी इन्होंने चालू किया, नोटबंदी एकाएक ने किया, तभी से व्यापारी की समस्या उत्पन्न हुई। नोटबंदी में व्यापारी बहुत परेशान हुआ, फिर आगे चल के इन्होंने बालूबंदी कर दिया। बालूबंदी में बालू तो बिकना चालू रहा, लेकिन उसके इतने उल्टे सीधे रेट आए मार्केट में, लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हुई। बालू से कई चीज़ रिलेटेड है, चाहे मिस्त्री हो, लेबर हो, पेंट हो, मार्बल हो, लकड़ी हो, वो सब के बहुत इफेक्ट पड़ा। इसके बाद ये जीएसटी ले आए। जीएसटी ठीक है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन इतना तानाशाही और एकाएक करके किसी चीज़ को लाना, हर चीज़ का पहले शास्त्रियों से राय मशवरा करके कोई चीज़ लाई जाती है। एक बारगी ले आए, आज देखिए रोज नियम चेंज हो रहे हैं। व्यापारी कितना जीएसटी में परेशान हुआ। फिर कोरोना काल भी आया, महामारी इतनी बड़ी आई। महामारी जब इन्होंने पहले बार जब कोरोना काल आया तो इन्होंने एक बारगी पूरे भारत को बंद कर दिया। पर सर, सरकार का ये कहना है कि उन्होंने व्यापारियों को काफी सहूलियत भी दी है, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने की डेट को आगे बढ़ाना हो। सहूलियत दी है। कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो व्यापारियों को हुआ है। उन्होंने व्यापार भी बंद रहा, इसके बाद समाज सेवा में भी व्यापारी आगे बढ़ चल के काम करता है, वो किया। अपने स्टाफों को पेमेंट दिया, यहाँ तक कि जिसका जो है दुकान किराए का था किराया भी दिया। इसके अलावा व्यापारियों को एक पैसे की सहूलियत न मिली, न बिजली विभाग में उनको कोई सहूलियत दी गई, न बैंक में कोई सहूलियत दी गई। आज सभी व्यापारियों का, ज़्यादातर व्यापारियों का जो है बैंकों में लोन है, सीसी लोन के मार्फत है, ओडी लोन के मार्फत है। अगर इसी दोनों लोन में ज़्यादातर 80% व्यापारियों का अगर आप उठा के देख लेंगी तो सीसी लिमिट पे काम कर रहा है, ओडी अकाउंट से काम कर रहा है ज़्यादातर। अगर यही 3 महीने के लिए माफ़ कर दिए होते तो व्यापारियों को बहुत भारी सहूलियत हो जाती। एक पैसे का व्यापारियों का कोई जो है इसमें कोई। सरकार तो कह रही है कि कोरोना काल में उन्होंने बिजली के दाम नहीं बढ़ाए हैं, उन्होंने जीएसटी में भी आपको हाँ, इस बार अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कहा कि 1 साल हम बिजली का जो है वो नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, कोरोना काल है, इस समय सब कुछ डाउन है, अब ना बढ़ाना और ना लेने में बहुत अंतर है। हाँ, नहीं बढ़ाएंगे, उन्होंने कहा रेट नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, और यहाँ तक कि ब्याज जोड़ के बिजली का बिल लेते हैं, अगर जरा सा लेट देने में हो जाए तो उसका इंटरेस्ट जोड़ देते हैं। हाँ ठीक है, इस बार इन्होंने मुख्यमंत्री जी ऐलान किया है कि 1 साल हम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, वो भी देख रहे हैं कि जनता ज़मीन पर उतर आएगी। पेट्रोल अलग बढ़ा दिए, डीजल अलग बढ़ा दिए। पेट्रोल डीजल बढ़ जाने से सारे माल बढ़ गए हैं, भाड़ा बढ़ गया है। हाँ, कम से कम इस समय राहत देना चाहिए व्यापारियों को। तो आपको क्या लगता है कि उनको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? देखिए, प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते उनको देखिए, एक तो बैंक में जो सीसी अकाउंट है व्यापारियों का, ज़्यादातर मध्यम वर्गीय लोगों का सीसी अकाउंट है। सीसी लिमिट कराते हैं बैंकों से और ओडी अकाउंट कराते हैं व्यापार चलाने के लिए। कम से कम 6 महीने का उनको इसमें जो है इसमें ब्याज माफ़ करना चाहिए। अच्छा। हाँ, और बिजली विभाग में अगर कुछ सहूलियत दे सके तो दे सके, बड़ा उत्तम है। हम लोग व्यापारी तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत हित का ही व्यापारी कार्य किया है, लेकिन इधर व्यापारी हकीकत इनके तानाशाही फैसलों से बहुत परेशान है। सर, अब अगर राजनीति की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि पंचायत चुनाव में वो जीतने वाली है। आखिर हकीकत क्या है? अब पंचायत चुनाव में ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के जीते हैं, यहाँ तक कि जो निर्दलीय भी जीते हैं वो भी समाजवादी ही के लोग हैं। हाँ, लेकिन अब ये शासन सत्ता का इसमें बहुत दुरुपयोग होता है। इसमें हकीकत ये है, ये शासन सत्ता का इसमें बहुत दुरुपयोग होता है। यही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब अक्सर वो कहा करते थे कि पंचायत चुनाव में अध्यक्ष और ये भी क्या नाम है आपका
क्षेत्रीय पंचायत में जनता द्वारा हो, अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा हो, जी। लेकिन अपने शासनकाल में उन्होंने जनता द्वारा नहीं कराए। इसी प्रकार से पहले मेयर का चुनाव होता था सभासदों द्वारा, तो कितना उसमें जो है शासन का दबाव, पैसे का खेला होता था, लेकिन वो जनता द्वारा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। इसी तरह इनको जो है इस क्षेत्र पंचायत का भी करना चाहिए कि अध्यक्ष का चुनाव और जनता द्वारा होना चाहिए। तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी इस बार जीतेगी? हाँ, पंचायत जरूर चुनाव? जरूर जीतेगी। इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी की होगी, क्योंकि किसान भी बहुत नाराज है। आज किसान के जो इन्होंने कानून ले आए हैं, अरे किसान का कानून है, किसान से बातचीत करके लाना चाहिए। आज 6-6 महीने हो गए, कितने किसान ख़त्म हो गए, बेचारे भूखों मर गए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसे कोई सुनना ही नहीं है किसी की बात का। सर, आपको क्या लगता है विधानसभा चुनावों को क्या पंचायत चुनाव असर डालेगी, और पंचायत चुनाव इस मामले में क्या संकेत दे रही है? पंचायत चुनाव ने पूरा संकेत दिया है कि आगे आने वाली जनता ऊब चुकी है इनके सरकार से और बदलाव चाहती है, और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को आज जनता उनके कार्यों को याद कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी बहुत कार्य किए हैं। पहला मेट्रो ट्रेन उत्तर प्रदेश में लाने वाले माननीय अखिलेश जी हैं। हाँ, आज बिजली विभाग में इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। देखिए आज कोरोना काल में मेडिकल विभाग एकदम से ध्वस्त हो गया था, ना लोगों को ऑक्सीजन मिल रहा था, ना लोगों को दवाएं मिल रही थी, ना लोगों को बेड मिल रहा था। और इसको कहते हैं कि हम जो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी का पहला कार्य है मेडिकल को देखना। पर ये तो फिर इस हिसाब से पूरे के पूरे भारत की समस्या थी उस वक्त। जी समस्या थी, क्योंकि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे भारत का इस बार समस्या इतनी जटिल थी, लेकिन पेपर और टीवी को देख के तो लगता था कि समस्या ही नहीं है, लेकिन जमीन में आ जाओ तो एक ऑक्सीजन लेने के लिए हैसियत पता चल जाती थी कि हमारी क्या हैसियत है। बिना किसी कनेक्शन के कुछ नहीं हो रहा था। वही कह रहा हूँ जी। जी आप शहर दक्षिणी से टिकट चाहते हैं? जी बिल्कुल तो चाहता हूँ। मैं यहाँ की 3 सड़कों का जिक्र करना चाहूंगी। जी जी एक है पहलवान मार्केट से लेकर मस्तान मार्केट तक। जी जी एक है जीटीबी नगर का ए और बी ब्लॉक। जी जी दूसरा है लिंक रोड। जी। ये सारी सड़कें चलने लायक ही नहीं है, तो फिर विपक्ष में रहते हुए आपने कभी आवाज क्यों नहीं उठाई? कौन आवाज सुन रहा है इस समय? इसमें कोई सुन रहा है आवाज? लाख उठाओ। आज किसान 6 महीने से किसान आवाज उठा तो रहे हैं, कोई सुनवाई हुई? कोरोना के पहले भी तो समय था। अरे क्यों नहीं, आए दिन हम लोग आवाज उठाते, आए दिन अपनी बात कहते, जो कोई किसी को सुनना ही नहीं है, तानाशाही करना है, तो क्योंकि फुल मेजॉरिटी में सरकार है, कोई कुछ कर सकता नहीं है। तो ठीक है, जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। चुनाव बहुत जल्द आने वाला, 22 में चुनाव है, जनता खुद ही जवाब देगी। अब बाकी देखिए, चुनाव तो प्रभु की कृपा से हमें किसी बात की कोई कमी नहीं है, जो भी प्रभु दिया उससे मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं जनता सेवा के लिए ही चुनाव में आ रहा हूँ। और जनता अगर हमको इस लायक के समझेगी, हमारे क्षेत्र के लोग, कि हाँ ये अच्छा कार्य करेंगे, अगर वो हमको चुन कर लाएगी, तो उनकी जितनी उम्मीद है उससे मैं 110 टाइम बेटर रहूँगा, ये मेरा वादा है। जी। सड़कों का जिक्र तो मैंने कर दिया जी, लेकिन आप ये बताइए कि शहर दक्षिणी के जो विधायक हैं वो इस वक्त कैबिनेट मंत्री हैं, क्या आपको लगता है कि उन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद और जनता के साथ न्याय किया है? देखिए, जनता हर आदमी को जानती है, भले वो बोले या ना बोले। जी। ठीक है, जनता आप उनका कार्यकाल देख ली है, और हमारा भी देखना बाकी है, और हमारा व्यवहार, हमारा जो भी जनता के आगे है, अगर उनको समझ में आएगा कि इनसे बेटर है, तो जरूर हमको जिताएंगे। हम किसी की बुराई में नहीं रहते। बुराई? हाँ। तो आप उनका नाम भी नहीं ले रहे हैं। नाम लेना आप दक्षिणी मंत्री और विधायक कह रही हैं, तो एक ही व्यक्ति तो है, नंद गोपाल गुप्ता नंद जी। लेकिन उनका अपना कार्य, हमारा अपना कार्य है। वो सामने आएगा, अगर हमको जनता मौका देगी तो हम वो करके दिखाएंगे। कि हमको लगता है जनता अगर एक बार मौका दी, तो हमको नहीं लगता वो जल्दी हमको यहाँ से हटाने की कोशिश करेगी, ये उम्मीद करते हैं। जी। मंत्री जी अक्सर आम जनता की नब्ज टटोलते हुए नजर आते हैं, ऐसे में आप विपक्ष में रहते हुए कोई काउंटर करते हुए नजर नहीं आते कभी? अब ऐसा नहीं है कि काउंटर, कोई गलत कार्य करते हैं तो काउंटर किया जाता है, बोला जाता है। हाँ ठीक है, अब देखिए व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग के बीच में वो भी व्यापारी हैं। जी। हाँ, जनता उनका कार्यकाल देख ली है, और अब आगे जनता जैसा चाहेगी वैसा फैसला लेगी।
शहर दक्षिणी के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं अगर आप विधायक बन जाते हैं? हम अपने क्षेत्र को, जी, दक्षिणी विधानसभा को हम समझ लीजिए, जो ये कहते हैं कि हम एक ऐसे रूप में देखना चाहते हैं जहां एक भी आवाज़ ना उठ सके कि हाँ यहाँ ये कमियां रह गई हैं। इस रूप में अपने क्षेत्र को देखना चाहते हैं, अपने जो है शहर को देखना चाहते हैं। जी, मैं विधायक, अगर जनता ने हमको चुन के दिया तो छोटा से छोटा काम हो या बड़ा से बड़ा काम हो, सब में हमारा योगदान रहेगा और पूरा प्रयास रहेगा कि जनता हमसे प्रसन्न रहे। सर आप महापौर की भी तैयारी कर रहे हैं। जी, जी। ऐसे में अगर आपकी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो फिर 2022 के चुनाव के लिए आप कितना आश्वस्त हैं? अब इससे पहले हम महापौर का टिकट मांग रहे थे जी, और लगभग उम्मीद भी थी कि टिकट मिल जाएगा, लेकिन कुछ कारणों से पार्टी है, पार्टी में बहुत से लोग रहते हैं, हर आदमी को टिकट नहीं मिल जाता है। तो ठीक है, अगर हम मांग रहे हैं विधानसभा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस लायक समझेंगे, अगर टिकट देंगे तो चुनाव लड़ेंगे, और नहीं तो पार्टी के लिए है ही हैं, वफादार हैं। हम कुछ भी नहीं थे, माननीय कुंवर रेवती रमन सिंह का हमारे ऊपर आशीर्वाद है जी। उनके आशीर्वाद से मैंने यहाँ क्षेत्र में बहुत काम किया है। अच्छा, जो कि हम ना विधायक थे ना कोई सांसद थे, लेकिन हमारे रेवती रमन जी एक विकास पुरुष हैं। जो भी बात कह दो कि यहाँ पे गली बननी है या रोड बनना तो है, आपके कुछ रिश्ते बनना उनके हो। साथ काफी अच्छे हैं। जी, हमारे वो राजनीतिक गुरु हैं, हमारे गार्जियन हैं, जो आप समझ लीजिए। जी, यहाँ मैं लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर आपके अलावा पूर्व विधायक जो हैं हाजी परवेज टंकी जी, सपा नेता बब्बन दुबे और पंकज जायसवाल जी, ये भी दावेदारी में है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी अपने आप को कितना मजबूत पाते हैं शहर दक्षिणी से? देखिए, कोई आदमी राजनीति करता है तो अगर वो सक्षम है जी, तो चुनाव लड़ना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, और कहीं ना कहीं हम भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अब भाई एक सीट पे यहाँ तो कम SR 11 या 12 लोग दक्षिणी में किए हैं, कहीं कहीं 25-30 लोग, कहीं 30-35 लोग दावेदारी किए हैं, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलना रहता है। जी। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर निर्णय लेंगे कि किस बिरादरी को लड़ाया जाए, कौन व्यक्ति अच्छा रहेगा, इसका निर्णय तो भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। जो उनका निर्णय होगा वो सर आंखों पे। सर ऐसा कहा जाता है कि आप सांसद रेवती रमन जी के काफ़ी करीबी हैं, तो ऐसे में वो आपकी टिकट के लिए कितनी मदद कर रहे हैं? देखिए, माननीय कुंवर साहब के करीबी हैं, उनका हम बहुत सम्मान करते हैं। वो हमारे नेता हैं, हमारे राजनीतिक गुरु भी वही हैं, हम उनके ही रास्तों पे चलते भी हैं जी, और उनके एक अच्छे मजबूत सिपाही भी हैं। बाकी उनके लिए तो सभी बराबर हैं। जी, ऐसा नहीं है कि उनके लिए सभी, आज इतना उनका यहाँ कद है, एक उम्रदार भी हो गए हैं, 8 बार के विधायक रहे हैं, 2 बार के सांसद थे, इस बार राज्यसभा सांसद हैं, उनके लिए तो सब बराबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उनको वो वर्णन कर देंगे कि भाई ये ऐसे है, ये ऐसे ऐसे है, बाकी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है। जी, अगर उनसे पूछा जाएगा तो वो वर्णन कर देंगे कि हाँ भाई दुर्गा प्रसाद गुप्ता भी अच्छा चुनाव लड़ेंगे और बैस बिरादरी से आते हैं और सामाजिक व्यक्ति हैं, भाई वो वर्णन कर देंगे। बब्बन दुबे का भी वर्णन करेंगे कि हाँ ब्राह्मण समाज से हैं, उनको जो समझेंगे वो कहेंगे, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा सर, आप 2022 के चुनाव में क्या बदलाव देख रहे हैं? क्या किसी पार्टी को बहुमत मिलेगा या फिर असेंबली हंग होगी? हम तो पूरी उम्मीद करते हैं जी, जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, जिस हिसाब से आज व्यापारी इतना परेशान है, किसान परेशान है, आम जनता परेशान है, ये भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे थे, ये भ्रष्टाचार युक्त हो गया है। हाँ, जो चीज इन्होंने कहा है उसका उल्टा आज है और जनता इधर खूब देख ली है। हमको पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी पूरी मेजोरिटी के साथ आएगी, 250 प्लस रहेगी सीटें उत्तर प्रदेश में। हमको पूरी उम्मीद है कि 250 प्लस रहेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जी सर, जिस तरह से बीजेपी आक्रामक राजनीति करती है,
उस तरीके से आज की तारीख में आपको क्या लगता है सरकार के खिलाफ कितनी नेगेटिविटी है? अब बीजेपी तो आक्रामक क्या, ज्यादातर तो उनके तानाशाही फैसले हैं जी। हाँ, और ठीक है, आज हमारे जितना विकास का कार्य अखिलेश जी ने किया है, आज इलाहाबाद का ही सिर्फ पेज खोल लीजिए आप, चाहे कोई जिले का पेज खोल लीजिए, इलाहाबाद में सरस्वती हाईटेक सिटी जी, तीन पावर प्रोजेक्ट, हाँ, आपका जो है ये उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की ही देन है। आप एक भी दिखा लीजिए कि कोई पावर प्रोजेक्ट आया है उत्तर प्रदेश में? हाँ जी। अब ठीक है, यहाँ गंगा जी की कृपा थी, माँ गंगा की, कि मेला था, मेले को जैसे यहाँ कुछ पुल का निर्माण ये सब हुआ है, लेकिन जितना विकास का कार्य राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश जी के जमाने में हुआ है उतना विकास नजर नहीं आया है। ठीक है, सिर्फ बातें लंबी लंबी है, कितने प्रोजेक्ट आज आए हुए हैं सिर्फ पेपर में पड़े हुए हैं, घोषणा हो गई है और आज वो 3 साल हो गया पेपर में ही है। पर बीजेपी के विधायक तो ये कहते हैं कि हर जगह उन्होंने सड़कों का निर्माण करवाया है, सड़कों का जाल बिछा दिया है। अब ठीक है, आज कोरोना काल में इनके लगभग बीजेपी के कई विधायक ने बोला है, उन्होंने बयान दिया है, लेकिन फिर दूसरे दिन भाई सत्ता शासन में रहना है, उनके विधायक हैं, फिर उन्होंने बोली अपनी बदल दी जी। हाँ, तो कहीं ना कहीं उत्पीड़न उनको भी है, उनको भी तकलीफ है, तभी तो बोली निकल रही है। आप लोगों को पूरा मालूम है कि कई मंत्री ने बोला, इसमें विधायक कह के बोले, लेकिन आज उन्होंने बयान कुछ दिया, कल उन्होंने बयान पलट दिया जब दबाव पड़ा तो। सर, समाजवादी पार्टी जानी जाती है तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, तो फिर ऐसे में किसी खास वर्ग को तवज्जो देने की वजह से नुकसान नहीं होगा? ऐसा ये तो सरकार को बदनाम करने वाली बात है, ऐसा तो हमको तुष्टीकरण नजर नहीं आता। आज मैं बनिया बिरादरी का हूँ, बैस बिरादरी का हूँ, व्यापारी हूँ, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं रहता पार्टी में। हम तो व्यापारी हैं जिसका घर शीशे का होता है हाँ जी। हाँ, आज 17 साल हो गए समाजवादी पार्टी में, हमको तो कहीं नहीं नजर आया। अब कोई व्यक्तिगत किसी का मामला हो, कोई अपना बिरादरी को लेके जोड़े कि समाजवादी के हैं, यादव समाजवादी के हैं या मुस्लिम समाजवादी के हैं, ऐसा नहीं है। सभी पार्टी तो सबके लिए होती है, सबके लिए बराबर होती है जी। दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी, 2022 में जब आप शहर से वोट मांगेंगे तो आपके क्या मुद्दे होंगे? विकास के मुद्दे पे तो कब से कौन सी राजनीति हुई चली जा रही है? हम बता रहे हैं, हमारी दिली तमन्ना है कि क्षेत्र को इतना खूबसूरत बनाना कि अपने इलाहाबाद प्रयागराज का एक नाम सारे प्रदेशों में हो। यही खूब, जब जनता हमको जिताएगी तो खुद ही देखेगी, ऐसे दुनिया भर के वादे नेता कर देते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। तो वो काम हम नहीं करना चाहते कि ये करेंगे वो करेंगे, और जनता हम जितना उम्मीद करें उससे ज्यादा खड़े उतरेंगे, ये हम जानते हैं, बस जी, ये हम जानते हैं। सर, आपको नहीं लगता कि बसपा आजकल तीसरी ताकत के रूप में आ रही है, और ऐसे में सपा और बसपा का अगर महागठबंधन नहीं हुआ तो बीजेपी को फायदा मिल जाएगा? हमारी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी जी। और रही बात बसपा की, तो बसपा भी चुनाव लड़ेगी, लेकिन बसपा तो इधर देख रहे ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी की ही बोली में चल रही है। अब वो जनता सब देख रही है, अब देखिए आगे समय आ रहा है, नज़दीक समय और आ जाए तो फिर सब दिखाई पड़ेगा। लेकिन हाँ, पूरे प्रदेश में अगर आपको चुनाव लड़ता हुआ कोई दिखाई पड़ेगा, वो समाजवादी पार्टी ही दिखाई पड़ेगी। ठीक, इस बार बहुत अच्छी तैयारी है हमारी समाजवादी पार्टी। तो आप नहीं समझते बसपा इस वक्त इतना तीसरी ताकत के रूप में आप उसे नहीं देखते? हमें नहीं उम्मीद लगता। जो भी लड़ाई रहेगी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की रहेगी पूरे प्रदेश में। जी। शहर दक्षिणी में किस तरीके के रोजगार के साधन होने चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि ये तो पूरा शहरी इलाका है, यहाँ जमीन तो है ही नहीं। यहाँ जमीन नहीं है। अब देखिए दिल्ली में केजरीवाल ने जो मोहल्ला क्लिनिक खोला है जी, बहुत अच्छा है ये। हाँ, ये आइडिया कि बहुत कम से कम जो है लोगों की कोई दिक्कत हुई तो मोहल्ले में ही डॉक्टर मिल गए और मोहल्ले में ही मेडिसिन मिल गए। और ये सरकारी स्कूल है हमारे यहाँ पे। देखिए स्कूल खुल जाना सरकारी और उसको मेंटेनेंस करना, आज देखिए केजरीवाल की हम तारीफ करेंगे, आज सरकारी स्कूल जाके देखिए तो जैसे इंग्लिश मीडियम के स्कूलें हैं उससे कम नहीं हमारे सरकारी स्कूलें हैं। तो सबसे पहले हमारा फोकस सरकारी स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, इस पे रहेगा।
आप केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं और बीजेपी तो हमेशा कहती है कि वो रोना रोते रहते हैं। देखिए, कोई आदमी कार्य अच्छा करेगा तो उसको तारीफ किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कार्य है, अच्छा कार्य है जी। कि मोहल्ला क्लिनिक खुलने से अगर मोहल्ले में या अगल बगल के लोगों को दिक्कत आती है तो कम से कम डॉक्टर तो है। हाँ, और सरकारी स्कूलें हमारी अच्छी हो जाएंगी तो जो हमारे गरीब बच्चे हैं या हर प्रकार के, फिर मीडियम वर्ग की भी जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे जब पढ़ाई अच्छी होगी। हम लोग भी हिंदी मीडियम के ही हैं जी। पहले तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी हिंदी मीडियम में। हाँ। लेकिन अब तो उसका स्तर गिरता जा रहा है। हाँ सर, शहर दक्षिणी की जनता आपसे ये जानना चाहेगी कि विधायक बनने के बाद आपका पहला काम क्या होगा? पहला काम है हमारे जनता को जो तकलीफ होगी पूरे क्षेत्र में हम भ्रमण करेंगे और एक लोगों से बातचीत करेंगे, जो कमी है उसको दूर करनी। और हमने कहा नहीं, जो सरकारी विद्यालय हमारे एरिया में जो रहेगा उसको हम कोशिश करेंगे कि वो इंग्लिश मीडियम से कम ना रहे, प्राइवेट स्कूलों से कम किसी माने में ना रहे। जी जी। तो आप हर एक जनता के हर एक वर्ग का आप एक मतलब आप उनसे बात कर पाएंगे? बिल्कुल बात करेंगे। और आप उनकी हर समस्या को सुलझाने का वादा करते हैं? जनप्रतिनिधि होता किस लिए है। जी। अगर ये 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि आप आपकी पार्टी से किसी दूसरे दावेदार को मौका मिल जाता है, तो क्या अगले महापौर में आपका लड़ना तय माना जाए? देखिए, हम तो विधानसभा का ही टिकट चाहते हैं मेनली जी। अब अगर किसी कारणों से नहीं मिला तो पार्टी में है, जिसको देंगे उसके साथ पूरा तन मन धन से कार्य करेंगे। अब फिर देखा जाएगा महापौर का, जैसा समय बतलाएगा वैसे देखा जाएगा। बाकी पार्टी में तो है ही है, जो समय बोलेगा, लेकिन मेन इच्छा हमारी जो है विधानसभा ही लड़ने की है। जी। आखिर में आप शहर दक्षिणी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसी शहर दक्षिणी का मैं निवासी हूँ और इसी शहर दक्षिणी में मैंने सामाजिक कार्यों से जुड़ा हूँ। बहुत ही सामाजिक संस्थाओं में मैं पदाधिकारी हूँ जी। इसी दक्षिणी क्षेत्र के बड़े बड़े सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी हूँ जी। और जनता, लगभग जनता हमारे स्वभाव को, हमारे सबसे वो बिल्कुल जानती है। हम खरे उतरेंगे, बस यही हम कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं उसके लिए। जी। दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी, हमारे शो में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपने हमारा इंटरव्यू लिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे शहर दक्षिणी से दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी, जो कि समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। इन्होंने शहर दक्षिणी की राजनीति को लेकर सारे मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। ऐसे ही कई दिग्गज नेताओं से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो, और इजाजत दीजिए मुझे यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को।